Assalamu alaikum, dear students. As we know that economic problem arise with the problem of scarcity. जैसा कि हमें पता है जो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो scarcity है और scarce रिसोर्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो स्केयर हैं। तो इसलिए हम कभी भी अनलिमिटेड अमाउंट में गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो हमें चॉइसेस करनी पड़ती हैं इन बिटवीन दैम। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एलोबरेट करने के लिए, फर्दर समझने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसकी मैक्रो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस भी हैं और माइक्रो इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, मतलब हम इसको माइक्रो प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं और मैक्रो प्रोस्पेक्टिव से भी देख सकते हैं। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, ये कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है किसी कंट्री की, लेट से हम देखते हैं। देखें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व shows all possible combinations of goods and services which an economy is capable of producing with current technology when resources are fully employed। जैसा कि इस डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये दिखाता है हमें, मतलब तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ गुड्स और सर्विस कि कोई इकॉनमी अगर अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉय करके विद गिवन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ फुली यूज़ करके, मतलब कोई लैंड रिडेंडेंट नहीं है, कोई लेबर रिडेंडेंट नहीं है, कोई कैपिटल आइडल नहीं है, सारे के सारे रिसोर्सेज अगर फुली यूटिलाइज करें तो कोई इकॉनमी कितनी अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है अपने गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के अंदर। जैसा कि हमें पता है पूरी दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रिसोर्सेज हमारे पास इनफ क्वांटिटी में मौजूद हों जिससे हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें। सो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ लिमिट, देयर इज़ अ रेंज। ठीक है, जहाँ तक कोई भी इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स और सर्विसेज को। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें वही रेंज बताता है कि कोई इकॉनमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके कितनी मिकदार में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी एजम्पशंस देखते हैं। कुछ हमारे पास इसकी एजम्पशन है, मतलब कि फ़िक्स्ड रिसोर्सेज जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो फिक्स्ड रहेंगे, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल की टेक्नोलॉजी वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है या लैंड, लेबर, कैपिटल है उसकी मकदार में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं, जैसा कि हमें पता है रियल वर्ल्ड में इकोनॉमी सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे दो गुड्स को लेते हैं, फूड और मशीन। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं, एक साइड हम लोगों ने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लिए और दूसरी साइड हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिए हैं। चूँकि ये एक जनरल फिनोमेना भी है कि देखें, अगर आप कोई मुल्क अपने ज़्यादा रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगाएगा, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल ज़्यादा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगा दे, तो उसके पास कम मिकदार में रिसोर्सेज बच जाएंगे अपने एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में लगाने के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि लेट से अगर कोई इकॉनमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाती, नहीं सॉरी, मैन्युफैक्चर सेक्टर में लगाती है, तो वो 20 यूनिट्स ऑफ मशीन्स प्रोड्यूस कर सकती है। मतलब अब लैंड भी सारी इसमें है, लेबर भी इसमें है, कैपिटल भी इसमें है, एंटरप्रेन्योर भी इसमें है, तो वो 20 मिलियन या बिलियन जो भी आप अमाउंट ले ले, 20 यूनिट्स ऑफ मशीन प्रोड्यूस कर सकती है, बट नो एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर, क्योंकि रिसोर्सेज उसने सारे के सारे यूज़ किए हुए हैं फुली, अब इकॉनमी अगर चाहती है कि वो कुछ फूड आइटम्स को भी प्रोड्यूस करे, तो वो उसे मस्ट क्या करनी पड़ेगी, मशीन आइटम्स से रिसोर्सेज निकाल के फूड आइटम्स की प्रोडक्शन पे लगाने पड़ेंगे। तो मशीन की जो मशीन आइटम्स की प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। देखते जाएं, जैसे जैसे हम फूड आइटम्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो हमारी जो मशीनरी की प्रोडक्शन है वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चर सेक्टर से अपने रिसोर्सेज को निकाल के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें लगा रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल को। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जब हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया तो ये हमें एक रेंज मिल गई ना, जिसके अंदर कोई भी इकॉनमी प्रोड्यूस कर सकती है गुड्स और सर्विसेज। मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है, मतलब जितना मैक्सिमम कोई इकॉनमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज़ करके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में से कोई भी प्रोड्यूस कर सकती है अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पे, यहाँ भी प्रोड्यूस कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है, यहाँ भी कर सकती है। लेकिन
आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अपनी रेंज से बाहर वो नहीं जा सकती। लेट्स से यहाँ पे एच पॉइंट है, ये अनअटेनेबल पॉइंट है जो कि इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो यहाँ पे प्रोडक्शन करे। अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया एफ, नाम दे दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इनएफिशिएंट पॉइंट है, मतलब इकोनॉमी की प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है लेकिन वो इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के प्रोडक्शन कर रही है। तो इसका मतलब ये है, इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, या तो इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर रही क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और वो कम प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका तो साफ मतलब है या तो इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर रही या फिर यूज़ कर रही है बट उनको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर रही, इसलिए वो इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वर्क कर रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रही है। तमाम तर पॉइंट्स जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे एफिशिएंट पॉइंट है, मतलब इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को पूरी तरह से सही एफिशिएंटली यूज़ करके जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकती थी उसने की। तो ये सारे पॉइंट जितने भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे होंगे वो एफिशिएंट होंगे। इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कोई भी पॉइंट होगा वो इनएफिशिएंट होगा, और आउटसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होगा? वो अनअटेनेबल पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग अटेन नहीं कर सकते। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शिफ्ट की। देखें, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होता है लॉन्ग रन में। जब देखें पीछे हम मान के चले थे कि जैसे कि हम लोगों ने एज्यूम किया था कि हाँ टेक्नोलॉजी हमारे पास फिक्स्ड है। अब हम लोग जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होता है इन लॉन्ग रन बिकॉज ऑफ आइदर बिकॉज ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज और चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंज लिखा हुआ है, तो इंक्रीज होने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर टेक्नोलॉजी में कोई मतलब कि आउटडेटेड हो जाती है तो फिर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इनसाइड शिफ्ट होगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आउटवर्ड शिफ्ट करते हैं? जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, या क्वांटिटी रिसोर्सेज की इंक्रीज हो जाए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनमें से किसी फैक्टर की भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए या क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा तो आप कम रिसोर्सेज के साथ ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, लेबर की, जैसे कि हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था, या कैपिटल की, नया हमारे पास अच्छा कैपिटल आ जाता है, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो फिर भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कंट्री की मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, पॉसिबिलिटी बढ़ी। अब तीसरा हमारे पास है रिटायरमेंट एज, हमारी 60 से बढ़ के अगर 65 पे रिटायरमेंट एज हो जाए तो इसका मतलब ये है कि अब ज़्यादा लोग लेबर फोर्स में रहेंगे, तो फिर भी क्या हो गया, ज़्यादा मतलब मोर पॉपुलेशन आ गई लेबर फोर्स में तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई, आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। फिर अगला है वोमेन पार्टिसिपेशन रेट इन वर्क फोर्स में ज़्यादा ज़्यादा जो वोमेंस भी शामिल होना शुरू हो जाएँ किसी कंट्री में, जैसे जैसे शामिल होती जाएंगी तो फिर उस कंट्री की प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होगा। और इसी तरह इंक्रीज़ इन नेट इमिग्रेशन, मतलब बाहर से आए हुए लोगों की, अगर जब फॉरेनर्स ज़्यादा ज़्यादा आपकी कंट्री में आएंगे तो आपकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और भी फैक्टर्स होंगे जो कि मेरे जहन में मे भी ना हो, लेकिन दैट इज़ इनफ फॉर यू टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।